हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल घोसी केस प्रोडक्शंस के ऊपर। तो आज हम चाइना के ऊपर की जो केस स्टडी है उसका आखिरी एपिसोड और फोर्थ एपिसोड के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पिछले एपिसोड में मैंने बात करी थी कि किस तरीके से चाइना की गवर्नमेंट ने 4 ट्रिलियन युआन जो है बैंक को पैकेज दिया था कि ये पैकेज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच, मर्चेंट्स के बीच, बिजनेसमैन के बीच कि आप उन्हें लोन दें, बहुत कम ब्याज पे आप उन्हें लोन दें ताकि वो व्यापार कर सकें। जब वो व्यापार करेंगे, वो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, इससे डिमांड बढ़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी ये कहा था कि हम आपको टारगेट दे रहे हैं, आपको अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट चलाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, लोगों के पास पैसा और डिमांड बढ़े। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि बैंक जो है आनाकानी कर रहे थे, वो लोन नहीं दे रहे थे अपने नागरिकों को, अपने लोगों को, अपने क्लाइंट्स को। क्यों? क्योंकि अगर वो उन्हें लोन देंगे तो उन्हें कम ब्याज पे देना पड़ेगा, और कम ब्याज पे देना पड़ेगा तो फिर उनका मुनाफा क्या है, कोई फ़ायदा नहीं। तो बैंक कहते थे पड़े रहने दो पैसे को, क्या करना उस पैसे का। साथ ही साथ जो दूसरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि दूसरी बात कि जो वो स्टेट गवर्नमेंट थी, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट थी, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके पास उसको 500 रुपये की ज़रूरत थी। तो 200 रुपये तो उनके पास पड़े हुए थे। सरकार ने कहा हम आपको सिर्फ 100 रुपये दे सकते हैं, और बैंक के पास जब लेने गए तो बैंक के पास 4 ट्रिलियन युआन पड़ा तो हुआ था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई वो पैसा तो आम नागरिकों के लिए, वो पैसा तो लोगों के लिए, तुम ले लोगे तो लोग क्या खाएंगे फिर। तो सिर्फ 50 रुपये ही मिले। तो अब उन्हें ज़रूरत पड़ी 150 रुपये की। ठीक है, तो अब यहाँ पे मर्चेंट के शॉर्टेज चल रहा है। साथ ही साथ जो है स्टेट गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ की, उसका शॉर्टेज चल रहा है। साथ में मैंने कंपनी के बारे में बताया था, एवरग्रिड कंपनी के बारे में। ये भी बताया था कि लोग वहाँ कभी लैंड ओन नहीं करते, वो बस लीज पे लेते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो लेते हैं कि अपना घर होना एक स्वाभाविक सी बात है, हर इंसान को चाहिए। अब ये एवरग्रिड कंपनी कैसे इसमें शामिल होगी मैं आपको बताऊँगा आगे। तो फिर हुआ ये कि वहाँ इस मनी की शॉर्ट को पूरा करने के लिए, इस डिमांड को पूरा करने के लिए एक सप्लाई आया, और वो सप्लायर था शैडो बैंक्स का। अब शैडो बैंक्स क्या होते हैं? ठीक है, अब मैं हिंदी में समझाऊँ, अपनी भाषा में समझाऊँ या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं समझाऊँ आपको, तो इसका मतलब होता है मिडलमैन्स बिचौलिए। मिडलमैन बिचौलिए मतलब, मिडलमैन बिचौलिए से मेरा क्या मतलब है? महाजन लोग। ठीक है, जैसे पुराने ज़माने में किसान होते थे, आज के समय में किसान होते हैं, उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक के पास तो जाते नहीं, तो महाजन लोगों के पास जाते हैं। ठीक है, तो शैडो बैंक मतलब अनरेगुलेटेड बैंक, मतलब वो बैंक जो बैंक की तरह रजिस्टर नहीं है। जैसे मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं अपने गले की किसी बड़े सेठ के पास चला जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल लोग हैं जो कि लैंड करते हैं, जैसे मैं अपने घर वालों से पैसे दे देता हूँ, ठीक है, या मैं किसी अपने अमीर दोस्त से जाकर पैसे ले लेता हूँ, तो उसे कहते हैं शैडो बैंकिंग। ठीक है, उसे शैडो बैंकिंग कहते हैं। तो वहाँ पे लोगों के लिए को पैसा देने के लिए शैडो बैंक समझ गए। शैडो बैंक थे क्या? बहुत अमीर जो राजनेता थे, चीन की भ्रष्ट राजनेता थे, जो कि सरकार पैसा देती थी तो उसमें से नेता तो होते हैं, फंड खुद उठा लेते हैं, भ्रष्टाचार होता है, करप्ट होते हैं, तो उन्हीं का पैसा लगा था उन शैडो बैंक्स में, और वो शैडो बैंक्स वहाँ के लोगों को, वहाँ की सरकार को पैसा दे रहे थे। ठीक है, तो ऐसा कर आपको यकीन नहीं होगा, शैडो बैंक ने करीब 24 या 25 ट्रिलियन युआन जो है वो सप्लाई करे किसके अंदर? चाइनीज़ इकोनॉमी के अंदर, जिससे पैसों की सप्लाई एकदम से बढ़ गई। सप्लाई एकदम से बढ़ गई तो सीधी सी बात है इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ी उससे। लेकिन इसी दौरान जो है चाइना के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर भी बहुत बूम मार रहा था। ठीक है, और एक कंपनी थी एवरग्रिड कंपनी। ठीक है, एवरग्रिड चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहे थे। ठीक है, तो उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। ठीक है, तो 4 ट्रिलियन युआन जो है पैकेज चाइना के बैंकों को दिया था चीनी सरकार ने। ठीक है, लेकिन अब मैं एवरग्रिड कंपनी हूँ और मुझे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट चलाने, बिल्डिंगें बनानी, फ्लैट्स बनाने। ठीक है, तो मैं 400 रुपये उठाता हूँ। तो मैं 2 फेज़ में उठा रहा हूँ, पहले मैं 200 रुपये उठाता हूँ, फिर मैं 200 रुपये उठाता हूँ। तो पहले फेज़ में मैंने क्या करा कि यहाँ पे जब 25 ट्रिलियन डॉलर की युआन की सप्लाई हो चुकी है शैडो बैंकिंग के जरिए, ठीक है, तो 100 रुपये तो मैंने क्या कहते हैं शैडो बैंक से उठा लिए थे। ठीक है, और कुछ पैसे मैंने बैंक से उठा लिए थे। ठीक है, तो बैंक से उठा लिए 100 रुपये और शैडो बैंक से उठा लिए 100 रुपये, 200 रुपये हो गए। अब मुझे दोबारा पैसों की ज़रूरत पड़ी, लेकिन अब चाइना की सरकार ने रेगुलेट कर दिया शैडो बैंक को, चूँकि ये तो मनी सप्लाई बढ़ा रहे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, इकोनॉमी में दिक्कत आ जाएगी। तो चाइना की सरकार ने वो लगा दिया, कहते हैं रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो अब 200 रुपये और कहाँ से लाऊं? इन्वेस्टमेंट पर जो हटका पड़ा, मैंने फ्लैट बनाए थे, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, बीच में अटक गया काम, तो अब क्या करूँ? तो अब एवरग्रिड ने क्या किया कि हम जो है, चलो लोगों से हम पैसा उठाते हैं, हम कहते हैं कि देखो 1 करोड़ का फ्लैट था, आप जो है 80 लाख में ले लोगे फ्लैट। ठीक है, 20 लाख आपके माफ़, लेकिन आपको पेमेंट एडवांस में करनी पड़ेगी, प्रीपेड पेमेंट करनी पड़ेगी। हम बॉन्ड इशू करेंगे, आप उस बॉन्ड्स को खरीदोगे, प्रीपेड
जो है आप हमें पेमेंट करोगे, ठीक है। तो ये प्री पेमेंट का कॉन्सेप्ट है रियल एस्टेट के अंदर, ये एवरग्रिड लेके आया, ठीक है। तो लोगों ने फिर पैसा देना चालू करे, ठीक है। तो अब 100 रुपये फिर उन्होंने उठाए, ठीक है, और फिर 100 रुपये उन्होंने दोबारा से जो है शैडो बैंक रेगुलेट हुआ था, तो 50 रुपये फिर से शैडो बैंक से और 50 रुपये फिर से बैंक से, ठीक है। तो उस तरीके से 400 रुपये पूरे हुए। तो अब वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाने लगे और 100 रुपये तो लोगों का आ गया प्रीपेड कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। लेकिन आप ये मजाक देखिए कि एवरग्रिड ने क्या किया कि उन्होंने पैसा तो ले लिया लोगों से कि 80 लाख का फ्लैट आप ले लो, 1 करोड़ का 80 लाख में ले लो, पर प्रीपेड पेमेंट करो। तो प्रीपेड पेमेंट कर दी, लेकिन जिस चीज़ के लिए पैसे लिए वो काम तो कर नहीं रहे थे। कंस्ट्रक्शन में वर्क इन प्रोग्रेस थे फ्लैट, उन फ्लैट को बना नहीं रहे थे, ठीक है। और वो पैसा वो कहीं और लगा रहे थे, ठीक है, कहीं और लगा रहे थे। कहीं और मतलब दुकानें बनाने पे लगा दी, अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगा दी, दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगा दी, दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगा दी, दूसरे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगा दी। लेकिन अब क्या हुआ कि जो लोग थे जिन्होंने 80 लाख रुपये दिए, 80 लाख रुपये कम तो नहीं होते, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने 80 लाख रुपये डायरेक्ट नहीं लिए थे, उन्होंने बैंक से लोन लेकर दिए थे 80 लाख रुपये एवरग्रिड को, ठीक है। लेकिन अब काम तो बीच में अटक गया, ठीक है। काम तो वर्क इन प्रोग्रेस अटका हुआ था, वो पैसा वो कहीं और खर्च करने लग गए, ठीक है। तो लोग हर साल देते थे उन्हें धीरे धीरे करके पैसे, प्रीपेड देते थे। इस साल जो है इस साल 10 लाख दे दिए, अगले साल फिर 10 लाख दे दिए। तो इस तरीके से एवरग्रिड के पास पैसा आता था। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि अब लोगों को पता चलेगा कि कंपनी तो हमारे फ्लैट बना नहीं रही, वो अपना पैसा तो कहीं और लगा रही है। तब लोगों को पता चला तो लोगों ने फिर पैसा देना बंद कर दिया। अब लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया तो फिर सीधी सी बात है, प्रोजेक्ट अटक गया, कंपनी ने काम नहीं किया आगे, प्रोजेक्ट अटक गया क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं आया, ठीक है। अब आया नहीं तो कंपनी फिर सीधी सी बात है बैंकरप्सी की कगार पर आ गई, ठीक है। अब बैंक तो लोगों के पास गए कि भाई ठीक है, आपने तो हमसे पैसा लिया था, आपने एवरग्रिड को पैसा दिया, आपका पैसा डूबा, लेकिन आपने हमसे तो पैसा लिया था, वो पैसा तो हमें लौटाओ। लेकिन लोगों ने देने से मना कर दिया। लोगों ने कहा कि भाई हमें तो फ्लैट मिलने वाला था, हम तो उसके लिए पैसे दे रहे थे, लेकिन अब तो हमें फ्लैट मिलने वाला नहीं है, अब हमारे पास पैसे भी नहीं, अब हम कहाँ से दे दूँगे पैसे। तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया बैंकों को, लोगों ने, ठीक है। और बात भी सही है, चूँकि वो तो इसलिए पैसे ले रहे थे, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ले रहे थे कि उनके पास एक एसेट आएगा, उनको एक फ्लैट मिलेगा, उनको घर मिलेगा। लेकिन वो घर तब मिलने से रहा, तो अब वो पैसा ले भी नहीं, तो वो पैसा दे भी नहीं रहे, और बैंकों को पैसा लौटाने के लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि हम और पैसा कहाँ से लाएँ। तो ये बात है चाइना। तो अब ये जो पहला इफेक्ट था जिसकी मैंने बात करी थी पहले में, वेल्थ इफेक्ट। वेल्थ इफेक्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कहता है जैसे जैसे आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ती है आप ज़्यादा खर्चा करना शुरू करते हो, और जब आप ज़्यादा खर्चा करोगे तो इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी एसेट की वैल्यू कम होती है आप जो है खर्चा करना कम करोगे और आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो सीधी ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके एसेट से आपकी वैल्यू का पता चलता है। अगर आपके पास महंगा घर है तो सीधी सी बात है आपको ज़्यादा बिजली भी चाहिए, आपको गाड़ियाँ भी चाहिए आने जाने के लिए, ठीक है। क्योंकि घर बड़ा है तो जगह बाहर से होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके एसेट की वैल्यू बढ़ेगी आपकी जो है खर्चे भी बढ़ेंगे। जैसे आपने किसी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और उसकी जो है वैल्यू बढ़ गई तो आपको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और ज़्यादा खर्चे भी करेंगे क्योंकि आपकी इनकम भी जनरेट हो रही है। तो ये बात है। तो अब क्योंकि लोगों को एसेट मिला नहीं, उन्हें घर मिला नहीं अपना, तो सीधी सी बात है उन्होंने अपने खर्चे भी कम कर दिए, और खर्चे कम कर दिए सीधी बात है वेल्थ इफेक्ट आया, इकोनॉमी डाउन गई, ठीक है। 25 ट्रिलियन युआन जो शैडो बैंक ने रिलीज़ कर दिया था इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, जो पैसा वहाँ होना नहीं चाहिए था, अब वो रिलीज़ हो गया, लोगों के पास पैसा है, उससे हुआ क्या, इन्फ्लेशन एकदम हाई अप हो गई, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर चगमगा गया क्योंकि उन्होंने एवरग्रिड, लोगों ने पैसा लेकर एवरग्रिड को प्रीपेड कैपिटल के लिए कैपिटल प्रोवाइड करी, लेकिन वो फ्लैट उन्हें मिला नहीं, ठीक है। तो लोगों ने कर्ज लिया था एवरग्रिड को देने के लिए प्रीपेड इन्वेस्टमेंट के तौर पर, प्रीपेड कैपिटल के तौर पर, लेकिन उन्हें उनका फ्लैट मिला ही नहीं। अब फ्लैट मिला भी नहीं तो लोगों ने पेमेंट करना बंद कर दिया, और साथ ही साथ लोगों के पास पैसा है भी नहीं, तो बैंक उनके पास, लोगों के पास जाकर कहता है कि हमें पैसा तो दो, लेकिन बैंक लोग जो है मना कर देते, कहते हैं जो फ्लैट हमें मिलना था वो तो हमें मिला ही नहीं, अब हम पैसे कहाँ से लाएँ। अगर हम वो फ्लैट हमें मिलता, वो घर हमें मिलता तो हम उसे बेचते, हम लोन किराए पे देते, हम उससे जो पैसा आता हम आपकी पेमेंट करते, आपका लोन चुकाते, लेकिन अब तो वो पैसे भी नहीं, अब हम कहाँ से लाएँ। तो ये वेल्थ इफेक्ट, ये एवरग्रिड क्राइसिस, ये रियल एस्टेट क्राइसिस जो है, और साथ ही साथ ये शैडो बैंकिंग की जो क्राइसिस है, ठीक है, ये मनी क्राइसिस जो इन्फ्लेशन क्राइसिस है, इससे चाइना जूझ रहा है, ठीक है। और ये चाइना की इकोनॉमी को फिलहाल लेकर डूब रहे हैं, चाइना की सरकार इसी से निपटने में लगी हुई है, और इसी की वजह से बैंकिंग सेक्टर जो है ध्वस्त होने पर लगा पड़ा। तो थैंक यू, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स।